हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी उसको हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम आपको बताए थे टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम उसमें समझाए थे कि टेंस क्या होता है, टेंस को डिफाइन करके बताए थे और साथ ही साथ वहां पे टेंस के क्लासिफिकेशन को, टेंस कितने भागों में बांटा जाता है उसको हम लोग पढ़े थे। तो देखिए, टेंस को हम 3 भाग में बांटे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस को फिर से 4 भाग में बांटा गया था और वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें जो सबसे पहला है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस और इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि यहां आपको जानना है, सबसे पहले इसके पहचान को, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, हम लोग जो भी टेंस पढ़ेंगे सब में सबसे पहले पहचान को जानेंगे, फिर उसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर समझाएंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स को बताएंगे और उसके बाद उस टेंस के कौन कौन से यूजेज है उसको हम समझाएंगे। तो का जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब प्रयुक्त हो रहा है, जो क्रिया प्रयुक्त हो रहा है, उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो फिर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहां हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसके मतलब जब इसको हमें ट्रांसलेट करना होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार हम क्रिएट करेंगे, किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए, जब भी बात आएगा स्ट्रक्चर का तो प्रत्येक टेंस में हम 4 स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद जो है इसमें प्रयुक्त किया जाता है वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यानी काफी आसान है। यहाँ पे अफर्मेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हम बता दें कि अगर किसी भी टेंस का आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो फिर बाकी के जो 3 स्ट्रक्चर है आप इसी से बना लेंगे, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से वो क्रिएट होगा। देखिएगा कैसे, समझिएगा बढ़िया से। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस की अगर बात किया जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो होता क्या है कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करना पड़ता है और जैसा कि हमें पता है कि नॉट का यूज हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहीं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब अपने से चुनना पड़ेगा। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी अपने से हेल्पिंग वर्ब चुनना होता है तो हम डू, डज या डिड इस तीनों में से कोई एक को चुनते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5 है तो फिर हम चुनेंगे किसको, डू या डज को। तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे डू या डज और फिर वर्ब निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे बिकॉज हेल्पिंग वर्ब चुने ही है नॉट लगाने के लिए। और फिर इसके बाद वर्ब 1 को लाएंगे। देखिए, वर्ब यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई स्टूडेंट वर्ब 1 या वर्ब 5 फिर लिख देता है, ये गलत है। यहाँ पे हम केवल निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, क्योंकि अब 5वां फॉर्म यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि जब नॉट लगाना होगा तो 5वां फॉर्म तो हम ऑलरेडी यहीं पे बना देते हैं डू को डज में, तो इसलिए यहां वर्ब का 5वां रूप नहीं आता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे यस नो क्वेश्चन की, यानी वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो आइए डू या डज को हम बाहर निकाल दिए, प्लस सब्जेक्ट है तो प्लस सब्जेक्ट। और इसके बाद अगर नॉट का यूज करना होगा तो आप यहाँ पे नॉट दे सकते हैं, अगर नहीं करना है तो यहाँ छोड़ भी सकते हैं। प्लस
वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हो रहा था हमारा उसको हम पहले निकाल दिए और बाकी सब वैसे ही हूबहू उतार लिया गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस का, यानी यहाँ वैसे क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में नहीं आता है उसकी अगर बात किया जाए तो वहां पे क्या होता है, जब हमें WH वर्ड्स का यूज करना होता है तो कभी भी सेंटेंस में WH वर्ड्स को हम सबसे पहले लिखते हैं। WH वर्ड्स सब बता चुके हैं पहले ही आपको, 8 होता है। कौन कौन होता है ये भी बताए थे, व्हाट, हु, होम, व्हिच, व्हाई, फिर इसके बाद बताया गया था आपको वेयर, और यहां देखा जाए तो फिर और इसमें हम बताए थे व्हेन, और लास्टली देखा जाए तो हाउ। ये जो 8 हम लिखे हैं ये 8 WH वर्ड्स हैं। तो जब सेंटेंस में इसका यूज करना हो तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे WH वर्ड्स प्लस और डू या डज, चूंकि ये भी तो क्वेश्चन ही है ना, तो फिर हेल्पिंग वर्ब को इसमें भी हम बाहर निकालेंगे, तो डू या डज को भी हम बाहर कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट लगाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो देखिए सारे टेंस में हम इसी प्रकार केवल अफर्मेटिव से तीनों को क्रिएट कर लेंगे। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पे आप लिखे हैं वर्ब वन या वर्ब 5, हम तो ये समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है, तो फिर बीच में या तो हमें वर्ब वन लगाना है नहीं तो हमें वर्ब 5 लगाना है। तो हम कहां वर्ब वन लगाएंगे और कहां वर्ब 5 लगाएंगे ये समझाइए। तो आइए इसको समझाते हैं, काफी आसान है वर्ब वन या वर्ब 5 का यूज करना। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जब एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग जानते हैं कि पंडित जी के बियाह पंडित जी से होला, यादव जी के बियाह यादव जी से होला, ठीक वैसे ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, फिर लिख दिए यहाँ ही, सी, और मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए बॉय, यहाँ हम लिख दिए बॉयज, और इसके साथ हम आपको समझाते हैं कि कहाँ वर्ब वन और कहाँ वर्ब 5 लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि आपको पता है कि जब नाउन में आप एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में जब आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो फिर यह जो है सिंगुलर बन जाता है, यह वर्ब में उल्टा होता है। इस चीज को हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। यानी वर्ब 5 की अगर बात किया जाए तो वर्ब का जो 5वां रूप होता है ये सिंगुलर माना जाता है, और वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है, पहला रूप, वो प्लूरल होता है। आपको याद रखना है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यानी वर्ब वन हमेशा क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, और जब उसमें एस या एस लगाएंगे तब वह वर्ब 5 बनेगा और तब उसे हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले बॉयज का। बॉयज के मतलब बहुत सारे लड़के, यानी अधिक लड़के हैं, एक से अधिक लड़के या एक से अधिक लड़कियां या एक से अधिक वस्तुएं की बात आएगी तो यहां पे हम क्या करेंगे कि चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब 1 होता है, तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ यूज करेंगे। बॉय का मतलब एक लड़का तो वर्ब 5 लगाएंगे। सी मतलब वह, तो सिंगुलर ही इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड, तो यहां पे भी हम लगाएंगे वर्ब 5 बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए ना। प्लूरल ये ही का मतलब भी वह, यानी सिंगुलर है वह ही, तो इससे पता ही चल रहा है कि एक व्यक्ति, तो इसलिए यहां भी हम वर्ब 5 का यूज करेंगे। दे का मतलब वे लोग, यानी यहां पे एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो प्लूरल हो गया, तो यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे यानी वर्ब 1।
यू मतलब तुम लोग या आप लोग, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वी का मतलब हम लोग, तो ये भी प्लूरल है, तो फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई यहां एक्सेप्शन है। अब यहां पे हम बताएं कि पंडित जी के ब्याह पंडित जी से, यादव जी के ब्याह यादव जी से, लेकिन समाज में कोई कोई एक्सेप्शन भी हमें देखी जाता है, कोई कोई अपवाद जो है पंडित जी लेकिन शादी कर लेंगे यादव जी से। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक कास्ट के जो लोग हैं दूसरे कास्ट से कर सकते हैं, में भी ऐसा होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ आई के साथ भी है। आई भी क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। आई का मतलब होता है मैं, यानी बस अकेला, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर नियम के अनुसार तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब इसके साथ आना चाहिए, लेकिन ये कहता है नहीं, हम अपवाद हैं, हम सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे, हम सिंगुलर हैं लेकिन हमें वर्ब तो प्लूरल चाहिए। तो फिर आई सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब लेता है, यानी आई के साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला रूप यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं और हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, राजू प्रतिदिन 5 बजे उठता है। इसको ट्रांसलेट करना है, तो सब्जेक्ट जो है उसको पहले हम लिख दिए राजू, और प्रतिदिन 5 बजे उठता है, तो हम बताए थे ना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करना है। तो राजू चूंकि एक लड़का का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस लगाते हैं तब सिंगुलर होता है। तो उठना का होता है गेट अप, और इसमें एस लगा देंगे तो गेट्स अप होगा, ये होगा इसका सिंगुलर फॉर्म। तो राजू गेट्स अप एट 5 o'clock, और रोज का क्या हो जाएगा, डेली। राजू गेट्स अप एट 5 o'clock डेली। नेक्स्ट है, मैं उसके घर नहीं जाता हूं, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव है तो हमें अपने से हेल्पिंग वर्ब इसमें चुनना होता है, डू या डज। तो आई चूंकि आई के साथ चूंकि वर्ब 1 लगता है, इसलिए यहां डू चुनेंगे। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं उसके घर, यहां ध्यान दीजिएगा, उसके पास, उसके घर, उसके यहां, इस टाइप के वर्ड्स आए तो आपको इसके लिए लगाना है टू हिम, बस इतना लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू हिम। टू हिम का मतलब उसके घर, उसके यहां, उसके पास हो जाएगा, यहां पे हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, क्या वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाती है। तो यहां पे ये यस नो क्वेश्चन है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालेंगे, वह यानी सी, तो इसके साथ डू या डज, डज लगेगा बिकॉज ये सिंगुलर है, वह सी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एस लगा हुआ जो रहेगा, तो डज में एस लगा है ना, इसको बाहर निकालिए। डज सी गो टू सिनेमा, डज सी गो टू सिनेमा एवरी संडे। यहाँ एक चीज केयर करना है आपको कि चूंकि यहीं पे एस लग गया है डू में, तो इसलिए यहाँ गो में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, वे लोग कब यहाँ आते हैं। तो ये WH क्वेश्चन है, कब का इंग्लिश होता है व्हेन, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। व्हेन डज, और सॉरी वे लोग है तो वे लोग, ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो डू ही लगेगा। व्हेन डू दे कम हेयर। अब देखिए और आगे चलते हैं, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यों का वाई बाहर निकाल देंगे। वाई डू यू, बिकॉज यू को प्लूरल माना जाता है जनरली, तो प्लूरल वर्ब डू लगेगा। वाई डू यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट रीड इंग्लिश। वाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, पहले एक चीज समझिए कि जब सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जैसे यहां प्रायः, इसका प्रायः यानी अक्सर, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑफेन, इसका इंग्लिश होता है ऑफेन। हमेशा, इसका इंग्लिश होता है ऑलवेज। कभी नहीं, इसका इंग्लिश होता है नेवर। फिर इसके बाद यहां देखिए कभी कभी यानी सम टाइम्स। तो जब सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज करना होता है
तो फिर ऐसे वर्ड्स का यूज जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाता है। भले ही हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाइए, लेकिन जब सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर हमें सब्जेक्ट के बाद ही इसे लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, मेरे दादाजी यानी माई ग्रैंडफादर, और प्रायः का इंग्लिश होता है ऑफेन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा ऑफेन, और फिर सुनना का लिसन, और मेरे दादाजी, चूंकि यहाँ पे एक ही सिंगुलर की बात किया जा रहा है तो लिसन को सिंगुलर बनाना पड़ेगा एस लगाकर। माई ग्रैंडफादर ऑफेन लिसन द रेडियो। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, मैं हमेशा सच बोलता हूं। तो यहां पे क्या होगा, आई ऑलवेज, हमेशा का इंग्लिश ऑलवेज, और ये भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और आगे चलिए, तो यहाँ पे है वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, यानी ही, कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर, ही नेवर, और झगड़ा करना का क्वारल, ही नेवर क्वारल एनीवन, यानी वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है। वह कभी कभी यहाँ रात में भी आता है, तो इसका हो जाएगा ही, और कभी कभी का इंग्लिश होता है समटाइम्स, तो ऐसे वर्ड को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लाते हैं। ही समटाइम्स कम्स, यहाँ देखिए क्वारल में एस छूट गया था बिकॉज ही सिंगुलर है तो यहाँ एस लगेगा। ही समटाइम्स कम्स हेयर एट नाइट, यानी वह कभी कभी यहाँ रात में भी आता है। तो ये क्लियर हुआ। अब आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही कुछ एग्जाम्पल्स को और समझाते हैं जो थोड़ा सा अलग है, और उसे थोड़ा अलग तरीके से हम ट्रांसलेट भी करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, क्या उसे कभी कभी रोना पड़ता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने के बाद हमें इसे कंपल्सन का पता चल रहा है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, यानी मजबूरी है यार कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां से कंपल्सन को दिखाया जा रहा है। तो देखिए जब भी कंपल्सन को दिखाना होता है तो उस समय हम करते क्या है कि हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 का यूज करते हैं। आपको पता ही है कि हैज या हैव प्लस टू, और टू के बाद तो कभी भी वर्ब का पहला रूप ही आएगा और कुछ नहीं। तो इसलिए जब भी कंपल्सन वाला सेंटेंस है तो वहां पे आपको हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 का यूज कर लेना है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, इसका हो जाएगा आई हैव टू, और आई के साथ चूंकि हैव लगता है टू, पढ़ना का रीड, और अंग्रेजी के लिए लिख देंगे इंग्लिश। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या उसे कभी कभी रोना पड़ता है। तो फिर इसका हो जाएगा क्या है, यानी यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का यूज कर ही रहे हैं तो हम करेंगे क्या, ही के साथ हैज लगेगा तो हैज को बाहर निकाल देंगे, हैज ही, और हमें पता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ समटाइम्स लिखना पड़ता है, हैज ही समटाइम्स टू वीप, क्या उसे कभी कभी रोना पड़ता है। हम लोगों को क्यों सुबह में दौड़ना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा वाई, और फिर यहाँ हम लोग यानी वी, तो वी के साथ हैव लगेगा, वाई हैव वी टू रन इन द मॉर्निंग। तो देखिए कंपल्सन वाले सेंटेंस को इस तरह हम काफी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। राकेश को वहां नहीं जाना पड़ता है, तो फिर हो जाएगा राकेश हैज के बाद नॉट लगाएंगे बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, हैज नॉट टू गो देयर, राकेश को वहां नहीं जाना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। तो फिर यहां देखिए ये कुछ अलग टाइप का सेंटेंस हमें दिख रहा है। ये अलग कैसे है, यहां तो कंपल्सन नहीं है, यहां कंपल्सन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहां देखिए खेलना भी एक वर्ब है और पसंद करना भी एक वर्ब है। यहां पे एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब का यूज हुआ है। तो जब एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब का यूज होता है तो फिर उसको ट्रांसलेट करते समय जो लास्ट वाला वर्ब होता है उसको पहले लिखना पड़ता है, और पहले वाले वर्ब को टू के साथ लास्ट में लिखना पड़ता है। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, आई
पसंद करना का लाइक, आई लाइक, और फिर पहले वर्ब है खेलना, इसको टू के साथ जोड़ेंगे तो हो गया आई लाइक टू प्ले, और फिर क्रिकेट। तो ऐसे बनाएंगे। देखिए आई लास्ट वाले वर्ब को पहले लाना है, पसंद करने का लाइक, खेलने का प्ले, तो इसको टू के साथ लास्ट में लगाना, और क्रिकेट का क्रिकेट। अब देखिए वह क्यों अमेरिका जाना चाहता है, तो एक तो वर्ब है जाना, एक वर्ब है चाहना, दोनों वर्ब है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, वाई, WH वर्ड है तो वाई को बाहर निकाल देंगे, और ही के साथ डज लगता है तो डज को बाहर निकालेंगे। वाई डज ही, लास्ट वाला वर्ब है चाहना, तो आप पहले वांट लिखिए, और टू के साथ पहले वाला वर्ब है जाना, तो टू के साथ गो लगाइए। वाई डज ही वांट टू गो टू अमेरिका, वह अमेरिका जाना क्यों चाहता है। तो आगे समझ में इतनी चीज। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, दैट उसका यूज उसका पहचान, उसका स्ट्रक्चर, और उससे संबंधित बहुत सारे एग्जांपल्स को आज सॉल्व किए, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये हम आपको बताएं। और अगला वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम आपको समझाएंगे यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कहां कहां यूज करते हैं उसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं।